सुबह के नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग, और ये लेक्चर नंबर है 98। कौन सा है? 98 नंबर का ये लेक्चर है। और इससे पूर्व वाले लेक्चर में यानी कि 97 नंबर के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी अमरावती के स्तूप के बारे में। किसके बारे में? अमरावती के स्तूप के बारे में अपन ने चर्चा की थी। और उससे भी पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप। और उससे पहले किसके बारे में चर्चा की थी? मौर्य काल से पहले अपन ने चर्चा की थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों के बारे में अपन ने चर्चा की। तो इस तरीके से इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कुषाण काल, और साथ में ही कौन सा काल चल रहा था? सातवाहन काल। कुषाण काल के साथ में कौन सा चल रहा था? सातवाहन काल। क्योंकि जो सातवाहन काल है वो शुंग कालीन यानी शुंग काल के समकालीन था, लेकिन शुंग काल समाप्त हो जाता है, सातवाहन काल कंटिन्यू चलता रहा। तो एक साइड में कुषाण काल चल रहा था और दूसरी तरफ सातवाहन काल चल रहा था। तो इसका समय माना गया है 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कब तक माना गया है? 50 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 50 साल पहले से, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके 50 साल पूर्व से इसका समय माना गया है। और कब तक माना गया है? 300 साल बाद तक, यानी कि 300 ईस्वी तक माना गया है, तीसरी शताब्दी ईस्वी तक माना गया है। तो आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई थी, कौन से वंश से? मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई थी उसके उदाहरण हम विशेषकर सांची के स्तूप में हमने देखे, उसके अलावा भरूच के स्तूप में देखे, और उसके अलावा बोध गया में जो स्तूप बने हुए हैं उसमें देखे, कौशाम्बी में देखे, आदि अनेक स्तूप व अशोककालीन स्तंभों में हमें देखने को मिलते हैं। दोबारा सुनेंगे कि मौर्य वंश में जो कला परंपरा विकसित हुई थी, अर्थात मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को उन्होंने अपना क्या बनाया? गुरु बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश को, यानी नंद को हराकर, नंद वंश का जो नंद था उसे हराकर मगध पर अपना राज्य स्थापित किया था, अर्थात मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद उनके पुत्र आए बिंदुसार, वो इतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो पौत्र थे सम्राट अशोक, जो सम्राट के नाम से फेमस हुए, तो वो कलिंग के युद्ध के बाद में उन्होंने भी युद्ध त्याग दिया था। और उसके बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वो लग गए थे। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को, महेंद्र और सुमित्रा को, धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में छोटे बड़े कुल मिला के 24,000 स्तूपों, स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण करवाया था, जिसमें से अभी तक विशेष रूप से 17 विशाल आकार के जो स्तंभ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जब मैंने अशोककालीन स्तंभ पढ़ाए थे तब मैंने आपको इनके बारे में नाम भी लिखवाए थे, जिसमें से सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, बोध गया कहाँ पर है? बोध गया है बिहार में, तो वहाँ पर जो बोध गया का स्तूप है। उसके अलावा कौशाम्बी के स्तूप आदि विशेष रूप से प्रमुख उदाहरण है किसके काल के? अशोक काल, मौर्य कालीन। तो ये अशोककालीन स्तंभों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद उसी का एक दूसरा स्वरूप विकसित होता है, और जो है
आंध्र व सातवाहन राजाओं के समय का। कब का है? आंध्र व सातवाहन राजाओं के समय का, जो दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। अमरावती का स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के गुंटूर नामक जिले में अमरावती नामक एक कस्बे में है अमरावती का स्तूप, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो इसके बाद में उसी का एक दूसरा रूप विकसित हुआ, जो आंध्र और सातवाहन राजाओं के समय में उत्पन्न हुआ, जो दक्षिण भारत में विकसित होता है। तो ये थे अमरावती का स्तूप और उसके अलावा नागार्जुनकोंडा का स्तूप। ये दोनों विशाल स्तूप थे। कौन कौन से? अमरावती का स्तूप और दूसरा नागार्जुनकोंडा का स्तूप। विशाल आकार के स्तूप माने गए हैं। और इसी समय में इसी कुषाण वंश के समकालीन थे, यानी कि ये किसके समय के थे? ये कुषाण वंश के समकालीन थे। कौन कौन से? एक तो अमरावती का स्तूप और एक नागार्जुनकोंडा का स्तूप। तो कुषाण वंश के समकालीन आंध्र व सातवाहन राजा थे। कुषाण काल में एक कनिष्क राजा हुआ था, उनके समय में एक तो आंध्र और एक सातवाहन के जो राजा थे वो कुषाण काल के समकालीन थे। यह वंश भी उनके साथ साथ में चलता रहा था। कौन सा? कुषाण काल के साथ में कौन सा वंश चल रहा था? सातवाहन काल चल रहा था। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कुषाण काल और सातवाहन काल, यानी इन दोनों कालों का ये विवरण एक साथ में किया गया है। दोनों का काल एक समय में ही चल रहा था। एक तरफ कुषाण काल चल रहा था, दूसरी तरफ आंध्र और सातवाहन राजाओं का समय चल रहा था। लगभग 50 ईसा पूर्व में शकों का दूसरा, यानी शकों का दोबारा एक प्रभाव आया था, यानी शकों ने दोबारा आक्रमण कर दिया था, अधिकार जमा लिया था। कब? 50 ईसा पूर्व में। उसमें से एक सरदार शकों का क्या हो गया था? शक जो राजा थे, शक राजा, शकों का क्या हो गया था? यहाँ पर शकों का प्रभाव हो गया था, यानी कि दोबारा शकों ने अपना आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो उनमें से एक सरदार था जिसका नाम था कुषाण। एक सरदार था, सरदार का नाम क्या था? एक सरदार थे और सरदार का नाम क्या था? कुषाण। सरदार का क्या नाम था? कुषाण नाम का एक सरदार था और आगे चलकर वो शक्तिशाली हो गया था। ये शकों का एक सरदार था जिसका नाम था कुषाण। ये कुषाण आगे जाकर क्या हो गया था? शक्तिशाली हो गया था, अर्थात इसकी जो सेना थी वो एकजुट होकर कार्य कर रही थी और धीरे धीरे इसे प्रोत्साहन मिलने लग गया और इसकी प्रशंसा चारों तरफ फैली। धीरे धीरे इसका अधिकार फैलता गया और इन्होंने अधिक से अधिक भूमि पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कहने का मतलब यह है कि ये पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो गया था। इसने आसपास की जो रियासतें थी उनको भी क्या कर ली थी? जीत ली थी। आसपास की जो रियासत थी उनको भी इसने जीत लिया और अफगानिस्तान, कपिस तथा पश्चिमी क्षेत्र में जो पूर्वी गांधार व पूर्वी ईरान तक के जो क्षेत्र आते थे उनको इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन सबको क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और यह कुषाण बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो कुषाण नाम का सरदार था ये कौन से धर्म का अनुयायी था? ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी। दोबारा सुनेंगे। शकों का एक सरदार था, यानी शकों का क्या हो गया? दोबारा उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तो उसमें एक सरदार जी थे, उस सरदार जी का नाम था कुषाण। ये कुषाण धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया था
कि इसने अन्य रियासतों को भी जीत लिया था, अन्य रियासतों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इसके साथ ही इन्होंने पाकिस्तान कपीस जगह है पाकिस्तान के वहाँ, तो उसके अलावा पश्चिमी पूर्वी जो गांधार क्षेत्र था अफगानिस्तान का उसको भी जीत लिया। उसके अलावा पूर्वी ईरान का जो पूर्वी क्षेत्र था उस पर भी अपना साम्राज्य इसने क्या किया, अपना साम्राज्य जमा लिया था। इस कारण से इसकी जीत हो गई और ये क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। और उसी समय कुषाण वंश की इसने स्थापना कर दी। तो ये जो कुषाण था सरदार जी, ये बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन आएगा कि कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर जी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस नाम से, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद में जो ये कुषाण नाम का जो राजा था, सरदार था, इसके आगे चल के एक संतान पैदा हुई, यानी कि इसका एक उत्तराधिकारी बना। और उत्तराधिकारी कौन था, वो था महाराजा कनिष्क, सुप्रसिद्ध कनिष्क। इसका नाम बहुत फेमस है। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, इनका उत्तराधिकारी बनता है महाराजा कनिष्क। कौन बनता है, महाराजा कनिष्क बनता है उत्तराधिकारी। इसका नाम कनिष्क था, बाद में इसको महाराजा की उपाधि मिली, तो ये महाराजा कनिष्क हो गए, जो कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट माना जाता है। कुषाण वंश का ये जो कनिष्क है, इसको कुषाण वंश का सबसे सम्राट राजा माना जाता है। कुषाण वंश का सबसे श्रेष्ठ सम्राट माना जाता है किसको, कुषाण कनिष्क को। जो कनिष्क राजा हुए थे ये किसके पुत्र थे, ये सरदार कुषाण के थे, जिसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। उनके ये उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी यानी बड़ा बेटा, और जिनका नाम था कनिष्क। बाद में ये महाराजा कनिष्क हो गए और कुषाण वंश का सबसे श्रेष्ठ सम्राट माना जाता है। जिस प्रकार से मौर्य काल में सबसे श्रेष्ठ साम्राज्य किसका था, सम्राट अशोक का। मौर्य वंश में अशोक को जिस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार से कुषाण काल में भी राजा कनिष्क को सबसे श्रेष्ठ राजाओं में गिना जाता है। यानी कि उनका जो राजकाल था वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट कौन हुआ, ये हुआ कनिष्क। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा मौर्य वंश का सबसे महान सम्राट कौन हुआ, और ऑप्शन में दिया हो कनिष्क और अशोक, तो आप करेंगे अशोक। मौर्य काल की जब बात हुए तो आप अशोक को क्लिक करेंगे। और यदि कुषाण वंश की यदि बात चल रही हो तो आप करेंगे कनिष्क को। तो कनिष्क जो राजा था वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका, महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का, महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राजा कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का राजा कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था। इस समय तक ब्राह्मण धर्म बहुत जोर पकड़ चुका था। यानी कि कनिष्क जो राजा था वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उस समय में जो बौद्ध धर्म है वो उस समय में ब्राह्मण धर्म, कौन सा, ब्राह्मण धर्म, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं। तो राजा कनिष्क के समय में ब्राह्मण धर्म बहुत अधिक जोर पकड़ चुका था। और ब्राह्मण धर्म में
मूर्ति पूजा भी थी। क्या थी? ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण धर्म का दूसरा नाम है हिंदू धर्म। क्या नाम है? ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण धर्म का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हिंदू धर्म। कौन सा? हिंदू धर्म। तो जब राजा कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, उस समय जो ब्राह्मण धर्म था ये काफी जोर पकड़ चुका था, यानी कि ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार देश में होने लग गया था। और ब्राह्मण धर्म को ही क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कहते हैं। ब्राह्मण धर्म को ही क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कहते हैं। और ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा थी। ब्राह्मण धर्म में ये जो ब्राह्मण धर्म था इसमें मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। कौन सी? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि ये जो राजा कनिष्क था ये महायान से संबंधित था। महायान, तो महायान का मतलब होता है जब से भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनने लगी है, आदम कद मूर्तियां बनने लगी है, तो वो महायान है। और इससे पूर्व यानी कि ये राजा कनिष्क से पूर्व जो काल था, जो संप्रदाय था वो था हीनयान। कौन सा था? हीनयान। हीनयान का मतलब होता है कि ऐसा समय जिसमें आदम कद मूर्तियों को छोड़कर उनके जगह पर उनके प्रतीक चिन्हों को पूजा जाता हो, अर्थात भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों को वहां पर पूजा गया हो, जो हीनयान संप्रदाय में माना जाता है। लेकिन जब से मूर्तियां बनना, यानी मनुष्य रूपी हो चाहे देवता रूपी जो आकृतियां मूर्तियां उनकी बनी, मूर्ति शिल्प बने, तो उन्हें किस में माना गया? उसे महायान संप्रदाय में गिना जाने लगा। किसमें? महायान संप्रदाय में। और उससे जो पूर्व का जो समय था वो था हीनयान संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हीनयान संप्रदाय। तो राजा कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म में भी कौन सा? महायान बौद्ध धर्म। क्योंकि महायान बौद्ध धर्म और दूसरा कौन सा था? हीनयान बौद्ध धर्म। हीनयान बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा न करके उसमें उसके प्रतीक चिन्हों को पूजा गया। किसको पूजा गया? उसके प्रतीक चिन्हों को पूजा गया, जिसमें ओम, स्वस्तिक और उनके पद चिन्हों को और उनके रूप में सफेद हाथी को एवं कमल को आदि को बनाकर उसके प्रतीकों की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। लेकिन जब से कनिष्क राजा हुए इसमें कुषाण काल में, तो इन्होंने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और उसी समय में भगवान बुद्ध की क्या? मानव रूपी आदम कद युक्त मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गया। उस समय में ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हो गया था और ब्राह्मण धर्म को क्या कहते हैं? हिंदू धर्म कहते हैं। और ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। उस समय में काफी सारी मूर्तियां एक साथ में बनी थी। इसी प्रकार से इसी ब्राह्मण धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध संप्रदाय में भी मूर्ति पूजा ने जोर पकड़ लिया था। यानी कि ब्राह्मण धर्म में जो मूर्ति पूजा हो रही थी, मूर्तियां बन रही थी, उसी को देखते हुए बौद्ध धर्म ने भी ये बात स्वीकार कर ली कि अब तो हम भी मूर्तियां बनाएंगे और मूर्ति का क्या करेंगे? पूजन करेंगे। अर्थात मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। और इसके अलावा बुद्ध अलौकिक बोधिसत्वों के रूप में तथा उनके दूसरे अवतारों के रूप में मूर्तियां बनने लगी। यानी कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां तो बनी रही थी, इसके अलावा अलौकिक बोधिसत्वों यानी कि भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की जो कथाएं हैं उनसे संबंधित तो मूर्तियां पहले बनी रही थी, लेकिन उनकी आदम कद युक्त मूर्ति यानी कि जैसे कि भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं, उसके अलावा उनके जीवन की जो दैनिक दिनचर्याएं थी दिन भर की, उनसे संबंधित भी बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गई थी। उनके दूसरे अवतारों की भी मूर्तियां बनाई जाने लगी थी। बौद्ध धर्म का यही जो नया रूप था वो महायान बौद्ध पंथ कहलाया था। क्या कहलाया? महायान बौद्ध पंथ। क्या कहलाया? महायान बौद्ध
पंथ। अभी आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि महायान बौद्ध पंथ क्या था, तो आपका जवाब हो जाएगा कि कुषाण काल में राजा कनिष्क के समय में जो मानव रूपी मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गया था, यानी कि भगवान बुद्ध के अलग अलग अवतारों के रूप में उनकी मूर्तियां बनी, उनके अलौकिक बोधिसत्वों की मूर्ति बनी, और उनके मूर्ति निर्माण से, यानी कि यही था क्या, महायान बौद्ध धर्म पंथ। लेकिन यदि उनसे पूर्व की हम बात करें तो वहां पर उनके मूर्ति के स्थान पर उनके प्रतीक चिन्हों को पूजा जाता था, तो वो किस में आता था, वो आता था हीनयान बौद्ध पंथ में। तो हीनयान बौद्ध पंथ में आप लिखेंगे केवल बौद्ध धर्म के प्रतीकों को पूजा जाता था। किसको? केवल प्रतीक रूपों को पूजा जाता था, प्रतीक चिन्हों को पूजा जाता था। वो किस में आएगा? हीनयान में। लेकिन साक्षात मूर्ति को पूजना प्रारंभ किया और मूर्ति पूजन हुआ तो वो किस में आ गया? महायान बौद्ध पंथ में आ गया। तो ये याद रखेंगे, जब से मूर्ति पूजा होने लगी है तो वो महायान बौद्ध पंथ हो गया प्रारंभ, और इससे पूर्व जब प्रतीक पूजे जाते थे तो वो हीनयान बौद्ध पंथ था। कौन सा? हीनयान बौद्ध पंथ था। इसी प्रकार से कनिष्क ने पेशावर तथा अन्य अनेक स्थानों पर स्तूप और विहार बनवाए थे। राजा जो कनिष्क था उसने पेशावर में स्तूप और स्तंभ बनवाए, उसके अलावा अनेकों स्थानों पर इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया, विहार का निर्माण करवाया। विहार होता जहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जो बोधि वृक्ष होते थे, बोधि भिक्षु, उन बोधि भिक्षुओं को रहने का जो स्थान होता था उसको बोलते थे विहार, और जिसमें भगवान बुद्ध की पूजा उपासना की जाती थी, यानी कि मूर्तियों को पूजा जाता था या उनके प्रतीक चिन्हों को पूजा जाता था, तो उन्हें चैत्य कहते थे। क्या कहते थे? चैत्य। आपने पढ़ा होगा अजंता की गुफाओं में 5 जो गुफाएं थी उनमें चैत्य गुफाएं थी। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26 और 30। बाकी की जो 25 गुफाएं थी वो विहार गुफाएं थी। विहार गुफाओं में बोधि भिक्षुओं को क्या रहने करने का निवास स्थान था। और उन 5 गुफाओं जो चैत्य कहलाई थी उनमें क्या होती थी? पूजा उपासना होती थी। क्या होती थी? पूजा उपासना होती थी। इस प्रकार से कनिष्क जो राजा हुए थे उसने पेशावर में तथा अन्य स्थानों पर स्तूप व विहार बनवाए थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार से कुषाण काल में राजा कनिष्क ने भी अपने क्षेत्र में बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाना प्रारंभ किया और उसके अलावा बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। उन्होंने भी अशोक सम्राट की तरह क्या किए? उसने भी स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, चैत्य बनवाए। इसी प्रकार से कुषाण काल मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्वेश्चन ये आएगा, मूर्ति कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? कुषाण काल। और यदि क्वेश्चन आए स्तूप और स्तंभों व शिलालेखों की दृष्टि से स्वर्ण काल किस काल को कहा गया है, किसके समय को कहा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मौर्य काल में अशोक कालीन जो समय था वो शिलालेखों, स्तूपों और स्तंभों में सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। बुद्ध की जो प्रतिमा का निर्माण वृहत रूप में, यानी कि बुद्ध की जो प्रतिमा है उसका निर्माण बड़े रूप में कुषाण वंश के समय में ही होता है। यानी कि भगवान बुद्ध की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगी थी, जैसे इंसान रूपी आदम कद जो शरीर होता है, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां कौन से काल में बनने लगी थी? कुषाण काल में ही बनने लगी थी। यानी कि कुषाण काल में इनका प्रभाव दिखाई देने लग गया था। उससे पहले सांची और भरूच के कला में, यानी कि उससे पहले कुषाण काल जब प्रारंभ हुआ था राजा कनिष्क के समय में, यानी कुषाण वंश की स्थापना तो किसने की थी? उसने सरदार कुषाण ने की थी, जो उनका बेटा उत्तराधिकारी बना था और बहुत फेमस हुआ था और एक प्रसिद्ध महाराजा बन गया था जिसका नाम कनिष्क था। लेकिन उससे पूर्व सांची के स्तूप में, भरूच के स्तूप में
इन सभी में क्या है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहीं पे भी हमें दिखाई देने को नहीं मिलती है, अर्थात उनके प्रतीक चिन्हों को ही वहां पूजा जा रहा था। मूर्ति बनना प्रारंभ हुआ कौन के समय में? कुषाण काल के समय में। वैसे पहले जो मूर्तियां बन रही थी वो यक्ष यक्षिणियों की बन रही थी, द्वारपालों की बन रही थी, लेकिन इंसान रूपी और देवता रूपी नहीं थी। तो इस समय में कुषाण काल में आगे चलकर दो महत्वपूर्ण स्थान रहे, कौन कौन से? एक तो रहा गांधार और दूसरा रहा मथुरा। कुषाण काल में आगे जाके, ये कुषाण काल है, इसमें आगे जाके दो क्षेत्र हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया गांधार और दूसरा कौन सा हो गया? मथुरा। दूसरा कौन सा हो गया? मथुरा। एक तो गांधार, दूसरा मथुरा हो गया। तो गांधार क्षेत्र में जो शैली पनपी उसको गांधार शैली कह दिया, और मथुरा के क्षेत्र में जो शैली पनपी उसको क्या कह दिया? उसको मथुरा शैली कह दिया। कौन सी शैली? मथुरा शैली। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं अपन गांधार शैली के बारे में। किसके बारे में? गांधार शैली के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कुषाण काल में आगे चलकर दो शैलियां उत्पन्न हुई, जिनको कहते हैं गांधार शैली और दूसरी है मथुरा शैली। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन चर्चा करेंगे गांधार शैली और मथुरा शैली। तो कुषाण काल में आगे जाके दो शैली उत्पन्न हुई, कौन कौन सी? पहली है गांधार शैली, गांधार शैली, और दूसरी कौन सी है? दूसरी थी दूसरी मथुरा शैली। कौन सी? मथुरा शैली। यानी गांधार क्षेत्र के आसपास जो शैली उत्पन्न हुई, जो शैली प्रभावित हुई, उसको कह दिया कौन सी? उसे कह दिया गांधार। और जो मथुरा क्षेत्र के आसपास में जो शैली उत्पन्न हुई उसको कह दिया कौन सी? मथुरा शैली। कौन सी शैली? मथुरा शैली। तो आइए सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आज गांधार शैली की। कौन सी शैली की? गांधार शैली की। तो देखिए, इस काल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश गांधार व उससे मिले हुए पश्चिमी पंजाब में एक ऐसी विशिष्ट कला का विकास होता है जो आगे चल के गांधार शैली के रूप में जानी जाती है। तो दोबारा सुनेंगे। कुषाण काल में भारत में उत्तरी पश्चिमी प्रदेश गांधार व उससे मिले हुए पश्चिमी पंजाब में एक ऐसी विशिष्ट कला का विकास होता हुआ दिखाई देता है जिसमें यूनानी, रोमन, भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। कौन कौन सी शैलियों का? इसमें यूनानी, कौन सी शैली? यूनानी शैली, और उसके अलावा रोमन शैली। कौन सी शैली? रोमन शैली, क्योंकि रोमन क्षेत्र में जो शैली उत्पन्न हुई वो रोमन शैली, यूनान से जो उत्पन्न हुई वो यूनानी शैली, उसके अलावा भारत में जो उत्पन्न हुई वो कौन सी? भारतीय शैली। कौन सी शैली? भारतीय शैली। तो इन तीनों शैलियों का सम्मिलित रूप किसमें दिखाई देता है? इस गांधार शैली में दिखाई देता है। कौन सी शैली में? गांधार शैली में। दोबारा सुनेंगे कि जो कुषाण काल में भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में गांधार व उससे मिले जुले जो देश थे उनमें पश्चिमी पंजाब में एक ऐसी विशिष्ट कला उत्पन्न हुई, यानी कि एक विशिष्ट कला पनपी जिसमें यूनानियों का, रोमन का और उसके अलावा भारतीयों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है, और इस गांधार शैली का विकास होता है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन ये आएगा कि गांधार शैली पर कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव रहा है। गांधार शैली पर ऐसी कौन कौन सी शैलियां हैं जिनका सम्मिलित रूप रहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर जी, गांधार शैली पर यूनानी शैली का, रोमन शैली का और भारतीय शैली का, तीनों शैलियों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। सम्मिलित रूप
दिखाई देता है। क्वेश्चन ये आएगा, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें यूनानी शैली, रोमन शैली और भारतीय शैली का प्रारूप दिखाई देता है या सम्मिलित रूप दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा गांधार शैली। तो गांधार शैली आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, गांधार शैली में कौन कौन सी शैलियों का सम्मिलित रूप है? तो इसमें यूनानी शैली, रोमन शैली और भारतीय शैली, तीनों शैलियों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। याद हो जाएगा ये क्वेश्चन या भूल जाएंगे? बताओ जल्दी। जो गांधार शैली है, गांधार शैली का जो विषय है वो तो क्या था? बौद्ध। गांधार शैली का विषय क्या था? बौद्ध था। और विषय तो उसका बौद्ध था, लेकिन जो शैली थी वो क्या थी? यूनानी शैली। क्या थी? यूनानी शैली। तो गांधार शैली का विषय, गांधार शैली का, गांधार शैली का विषय क्या था? बौद्ध। गांधार शैली का विषय क्या था? बौद्ध था। और जबकि उसकी जो शैली है वो क्या थी? यूनानी। शैली कौन सी थी? शैली थी यूनानी, यानी कि यूनानी स्टाइल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी थी। तो गांधार शैली का विषय तो बौद्ध हो गया और शैली क्या हो गई? यूनानी शैली। क्वेश्चन ये आएगा कि गांधार शैली में प्रमुख विषय क्या था, या गांधार शैली का विषय किस धर्म से संबंधित था? तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन ये भी आएगा, गांधार शैली में जो शैली थी वो कौन सी थी? तो उसमें थी यूनानी शैली। कौन सी शैली? यूनानी शैली। और वैसे यूनानी शैली, रोमन शैली और भारतीय शैली, तीनों का क्या था? उसमें मिश्रण था। लेकिन सबसे ज्यादा किसका था? यूनानी शैली का मिश्रण था। किसका? यूनानी शैली का मिश्रण था। विदेशी विद्वानों ने भी गांधार शैली को ग्रीको, बुद्धिस्ट और उसके अलावा इंडो ग्रीक अथवा इंडो हेलेनिस्टिक कला के नाम से भी पुकारा गया है। जो विदेशी विद्वान थे उन्होंने गांधार शैली को किस किस नाम से? एक तो ग्रीको नाम से, कि गांधार शैली को उन्होंने ग्रीको नाम से भी बोला गया। किस नाम से? ग्रीको बुद्धिस्ट। किस नाम से? ग्रीको बुद्धिस्ट नाम से बोला गया है। ग्रीको बुद्धिस्ट। इन्होंने गांधार शैली को क्या बोला? कि ये तो ग्रीको बुद्धिस्ट शैली है। और किसी ने कहा कि नहीं, ये तो इंडो ग्रीक शैली है। कौन सी? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक शैली है। बहुत से विद्वानों ने कहा कि नहीं, ये जो शैली है ये तो इंडो ग्रीक है। कौन सी है? इंडो ग्रीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर पनप रही थी, तो इसलिए इंडिया का भी प्रभाव था और ग्रीक का भी प्रभाव था। ये इंडिया और ये ग्रीक दोनों का प्रभाव हो गया, तो इसलिए इसका नाम रख दिया इंडो ग्रीक। क्या नाम रख दिया? इंडो ग्रीक। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो इंडिया में तो है, इसलिए इसे इंडो तो कहेंगे, इंडो तो कहेंगे, लेकिन ये इसमें हेलेनिस्टिक क्षेत्र का भी प्रभाव था, हेलेनिक प्रभाव, तो इसलिए ये हेलेनिस्टिक भी हो गई। तो इंडो हेलेनिस्टिक, ये भी इसको नाम दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन ये आएगा कि विदेशी विद्वानों ने गांधार शैली को अन्य किन नाम से पुकारा था, यानी कि अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो कुछ आंसर हो जाएगा ग्रीको बुद्धिस्ट। ग्रीको बुद्धिस्ट विदेशों ने, यानी कि विदेशी विद्वानों ने गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा, उसके अलावा इंडो ग्रीक भी कहा। क्या कहा? इंडो ग्रीक। और उसके अलावा इंडो हेलेनिस्टिक भी कहा, इंडो हेलेनिस्टिक। तो गांधार शैली के विद्वानों के अनुसार, कौन से विद्वान? विदेशी विद्वानों के अनुसार क्या नाम हो गए? 3 नाम हो गए इसके। कौन कौन से? ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या इंडो हेलेनिस्टिक।
क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गांधार शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी गांधार शैली के अन्य नाम क्या हैं। तो इसमें आ जाएगा ग्रीको बुद्धिस्ट गांधार शैली को ही कहते हैं, इंडो ग्रीक ये भी गांधार शैली का दूसरा नाम है, और इंडो हेलेनिस्टिक ये भी गांधार शैली का ही नाम है। तो गांधार शैली का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र देखिए, गांधार शैली का क्षेत्र कौन सी शैली का, इस गांधार शैली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन कौन से रियासतें आती थी, जिसमें पेशावर, कौन सा, पेशावर, यानी कि पेशावर में भी गांधार शैली पनपी। उसके अलावा सिंध में पनपी, कहां पर, सिंध, सिंध के अलावा काबुल, कहां पर, काबुल में, पेशावर में, सिंध में, काबुल में एक घाटी है तो उस घाटी तक के क्षेत्र को इसमें ही माना गया है, काबुल घाटी। और इस काबुल घाटी के अलावा और कौन सा, पंजाब का जो क्षेत्र है उसको भी इसी में मिलाया गया, पंजाब, पश्चिमी पंजाब। तो देखो गांधार शैली का जो क्षेत्र है उसमें पेशावर, सिंध, काबुल घाटी और पंजाब आदि का जो क्षेत्र है ये किसमें माना जाता है, गांधार शैली में माना जाता है। किसमें माना जाता है, गांधार शैली में। गांधार शिल्प की जो खोज थी, गांधार शिल्प की, कि भाई गांधार शैली में बना हुआ ये शिल्प है, उस शिल्प की सर्वप्रथम जो खोज थी वो की थी डॉक्टर लीथर ने। किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने। तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम, गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम, गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये की थी डॉक्टर लीथर ने। किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने। किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने, डॉक्टर लीथर ने की थी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधार शिल्प की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर लीथर ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने की थी। यदि मैं कभी भी हमसे क्लास टेस्ट लूंगा तो ये क्वेश्चन तो मैं हमेशा दूंगा। कौन सा, गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये की थी डॉक्टर लीथर ने। क्योंकि मैं जितनी बार यहाँ रटा रहा हूँ उतनी बार इस क्वेश्चन को मैं आगे जाके आपसे टेस्ट के रूप में पूछूंगा। तो गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर लीथर ने की थी। और इस शैली में अब तक, कौन सी शैली में, गांधार शैली में अब तक लगभग 50,000 मूर्ति शिल्प प्राप्त हो चुके हैं। कितने, लगभग 50,000 मूर्ति शिल्प वर्तमान तक प्राप्त हो चुके हैं, जो काले सलेटी पत्थर से बने हुई मूर्तियां प्राप्त होती हैं। कौन सी, काले सलेटी पत्थर से। अब क्वेश्चन ये है कि गांधार शैली की बनी मूर्तियां कौन से पत्थर से निर्मित हैं। आपका आंसर हो जाएगा काले सलेटी पत्थर से। किससे, काले सलेटी पत्थर से। तो गांधार शैली की जो मूर्तियां बनी हुई है, जो अभी तक वर्तमान में कितनी मूर्तियां बन चुकी थी, 50,000 मूर्तियां बन चुकी थी, इसमें छोटी बड़ी सब मिलाकर। और इन मूर्तियों में कौन से पत्थर का, कौन से कलर के पत्थर का उपयोग किया गया था, इसमें काले सलेटी पत्थर का उपयोग किया गया था। कौन से पत्थर का, काले सलेटी पत्थर का, काले सलेटी पत्थर का उपयोग किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि गांधार शैली में कौन से पत्थर का उपयोग किया गया था, काले सलेटी पत्थर का। काले सलेटी पत्थर का उपयोग किया गया था किसमें, गांधार शैली में। इस शैली में जो बुद्ध की सर्वत्र दिखाई देने वाली मूर्तियां हैं वो भी किससे बनी हुई है, वो भी काले पत्थर से बनी हुई है। कलकत्ता
के संग्रहालय में और लाहौर के संग्रहालय में इन मूर्तियों का विशाल भंडार है। गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं वो हमें अफगानिस्तान से और कलकत्ता के संग्रहालय में और लाहौर के संग्रहालय में, पाकिस्तान में आदि स्थानों पर हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन आएगा गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं वो वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता के संग्रहालय में, लाहौर के संग्रहालय में आदि स्थानों पर गांधार कालीन सलेटी पत्थर से निर्मित मूर्तियां संग्रहित है। अब पढ़ेंगे हम गांधार शैली के बारे में, तर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तर्क वितर्क की हम बात करेंगे। इसके तर्क में हम बात करेंगे। किसके तर्क में? गांधार शैली के तर्क में। देखिए, अभी अपन ने चर्चा की गांधार शैली किस क्षेत्र में फैली, गांधार शैली किस क्षेत्र में फैली और इसमें कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव रहा, किस प्रकार के पत्थर से मूर्तियां बनी और किस धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी और किस राजा के समय में मूर्तियां बनना प्रारंभ हुआ और कितनी मूर्तियां बनी, कहाँ पर ये संग्रहित है और गांधार शैली को विदेशी विद्वानों ने किस किस नाम से बोला गया, पुकारा गया, आदि सब के बारे में अपने चर्चा की और क्षेत्र की भी चर्चा की कि गांधार शैली का जो क्षेत्र है वो पेशावर में, सिंध, काबुल घाटी और पंजाब का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? गांधार शैली में। अब इसके तर्क के ऊपर हम बात करें, तर्क पर कि गांधार जो मूर्ति शिल्पों के जो हाथ पैरों की बनावट है, तो हाथ पैरों की बनावट में भारतीय भावपूर्ण लोच यानी कि भारतीय विषयों के जो लोचपूर्ण भाव है उनको बनाया गया है और उसके अलावा कलात्मकता का भी कार्य किया गया है, यानी कि भारतीय भावपूर्ण लोच व कलात्मकता दिखाई देती है। इसके अलावा ग्रीक कला के समान इसमें वास्तविकता दिखाई नहीं देती। ग्रीक कला में जो वास्तविकता दिखाई देती है वो वास्तविकता हमें गांधार शैली में दिखाई नहीं देती है। केवल गांधार मूर्ति शिल्पों के जो हाथ पैरों की बनावट है, उन हाथ पैरों की बनावट में भारतीय भावपूर्ण लोच और उसके अलावा कलात्मकता दिखाई देती है। और इसके अलावा हम यदि तर्क की बात करें तो इन मूर्तियों में जो आंखें हैं वो कैसी है? वो कटाक्ष है। आंखें कैसी है? आंखें हैं कटाक्ष। इनकी जो आंखें बनाई गई है मूर्तियों की वो इस प्रकार से कटाक्ष युक्त आंखें हैं। इस प्रकार से कटाक्ष युक्त आंखें हैं तथा इनके जो नेत्र है वो अर्ध खुले रहते हैं। कैसे खुले रहते हैं? इस प्रकार से इनके जो नेत्र बनाए गए हैं वो क्या है? थोड़े अर्ध खुले हैं। इस प्रकार से अर्ध खुले नेत्र हैं इनके नेत्र अर्ध खुले हैं, यानी कि इन मूर्तियों की जो आंखें हैं वो कटाक्ष युक्त हैं और इनकी आंखें, इनके जो नेत्र हैं वो हमेशा अर्ध खुले रहते हैं। ये विशेषता पूर्ण रूप से भारतीय ही हैं, यानी कि ये विशेषता अन्य विदेशी विशेषताओं को नहीं पर दिखाती। ये विशेषता केवल भारतीय विशेषता है। कौन सी? इनकी जो आंखें वो कटाक्ष युक्त है और नेत्र इनके अर्ध खुले हैं। इसमें भारतीय विषयों का भी अंकन हुआ है।
यानी कि जो गांधार शैली की जो मूर्तियां बनी हुई है, इन मूर्ति शिल्पों में भारतीय जो विषय थे उनका भी इसमें अंकन किया गया है। जैसे कि बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की जो जातक कथाएं हैं उनका भी अंकन इसमें मिलता है। इसके अलावा अलंकरणों में भी स्थान स्थान पर कमल और बेले बनाई गई है, यानी कि जो मूर्ति के चारों तरफ और इसके बैकग्राउंड में जो अलंकरण किया गया है, बारीक बारीक डिजाइन की गई है, उस डिजाइन में क्या है, कमल के फूलों को भी बनाया गया है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर बेल बूटों का भी उपयोग किया गया है पत्थर के अंदर ही। बुद्ध की जो प्रतिमा की कल्पना भी जो की गई है, बुद्ध की कल्पना यानी भगवान बुद्ध बैठे हुए, खड़े हुए, भगवान बुद्ध लेटे हुए, कई जगह तो ऐसे सांप के ऊपर भी भगवान बुद्ध को बैठे हुए बता दिया। तो ऐसे क्या है, कल्पना की है, क्या की है, कल्पना की है। तो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा की कल्पना है वो भी हमेशा भारतीय ही रही है। जो किससे, कौन से धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्म ने जैन धर्म और उसके अलावा ब्राह्मण धर्म से भी मिलती जुलती ये विशेषताएं मिलती हैं, ये मूर्तियां प्राप्त होती है। अब इसमें देखेंगे कि हम कौन कौन से मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। तो जिसमें देखो भगवान बुद्ध की पद्मासन की जो मुद्रा है, पद्मासन में बैठे हुए तपस्या में लीन भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। पद्मासन यानी पद्म आसन के रूप में भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है वो भी गांधार शैली की मूर्तियों में हमें दिखाई देती है। उसके अलावा जो वस्त्रों की सलवटें हैं वो भी पूर्ण रूप से भारतीय है, और हाथों की जो विभिन्न मुद्राएं दिखाई गई है, आशीर्वाद देते हुए, ध्यान मुद्रा में, अनेक मुद्राएं, नृत्य करते हुए मुद्रा में, इस प्रकार से नृत्य करते हुए मुद्रा, इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं, हाथों की मुद्राएं, वो भी एक प्रकार से भारतीय मुद्राएं जान पड़ती है। उसके अलावा घुंघराले, जो घुंघराले बाल और लहरदार, यानी कुछ तो घुंघराले बाल दिखाए हैं कुछ मूर्तियों में, और कुछ मूर्तियों में जो घने बाल दिखाए गए हैं उन्हें लहरदार बनाए गए हैं, ऐसे लहरदार बाल बनाए गए हैं, जिसकी कल्पना भी भारतीय शैली के अनुसार है। यानी कि घुंघराले बाल और जो लहराते हुए जो केस है, इसकी कल्पना भी भारतीय ही है, भारतीयों के अनुसार की गई है। अब अपन चर्चा करेंगे गांधार शिल्प के विषय, किसके बारे में, गांधार शिल्प के विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। गांधार शिल्प के विषय, गांधार शिल्प के विषय, यानी गांधार शिल्पों में कौन कौन से विषयों को लिया गया है। तो देखिए भगवान बुद्ध की जो जन्म जन्मांतरों की कथाएं हैं उनको इसमें उकेरा गया है या अंकित किया गया है। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की जो कथाएं हैं और जो जातक कथाएं हैं, और इसके अलावा ऐतिहासिक विषयों का भी अंकन यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा 6 दंत जातक कथा का भी उपयोग हुआ है, किसका, 6 दंत जातक कथा का, वेशंतर जातक कथा का, इसके अलावा श्याम जातक कथा का, दीपांकर जातक कथा का, और इसके अलावा किन्नर जातक कथा का भी उपयोग यहाँ पर किया गया है। तो देखेंगे भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं का, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों कथाओं, उसके अलावा जातक कथाओं और ऐतिहासिक, और इसके अलावा ऐतिहासिक विषयों का अंकन भी हुआ है। ऐतिहासिक विषयों का अंकन भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं का, उसके अलावा जातक कथाओं का और ऐतिहासिक विषयों का अंकन भी हुआ है। इसके अलावा और जो कथाएं हैं उनमें 6 दंत जातक कथा, कौन सी 6 दंत जातक कथा, 6 दंत
जातक कथा का भी वर्णन हुआ है किसमें, गांधार की मूर्तियों में। वेशांतर जातक कथा कौन सी, वेशांतर जातक कथा, वेशांतर जातक कथा, वेशांतर जातक कथा का भी रूप मिलता है, अंकन मिलता है किसमें, गांधार शैली के शिल्प के विषयों के रूप में। उसके अलावा श्याम जातक कथा कौन सी, श्याम जातक कथा, श्याम जातक कथा। और श्याम जातक कथा के अलावा और कौन सी, दीपांकर जातक कथा, किन्नर जातक कथा, दीपांकर जातक कथा, दीपांकर जातक कथा, किन्नर जातक कथा, किन्नर जातक कथा। किन्नर तो जानते हो ना, थर्ड पर्सन होते हैं वो, मतलब एक तो होता है पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक होता है नपुंसकलिंग, वो होते हैं किन्नर। देसी भाषा में बताऊं, जो हिंजड़े होते हैं उनको कहते हैं किन्नर। तो उनके ऊपर भी जातक कथाएं बनी हैं। तो दोबारा देखेंगे, गांधार शिल्प के विषयों में कौन कौन से विषय देखे, भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की कथाओं को इसमें लिया गया है। इसके अलावा जातक कथाओं को भी लिया गया है और ऐतिहासिक विषयों का भी अंकन हुआ है। इसके अलावा छहदंत जातक कथा का भी अंकन हुआ, वेशांतर जातक कथा का अंकन हुआ, श्याम जातक कथा का भी हुआ है, दीपांकर जातक कथा का हुआ और इसके अलावा किन्नर जातक कथा का भी अंकन हुआ है। इन सभी कथाओं का अंकन हुआ है किसमें, गांधार शैली में। इसके अलावा सांची, भरूच और अमरावती में जिन विषयों का अंकन हुआ है वो सब विषयों का अंकन हमें गांधार शैली में प्राप्त होता है। सांची, भरूच और उसके अलावा अमरावती में, सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप और अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर नामक जिले में, इन स्थानों से जो स्तूप प्राप्त हुए हैं तो उन स्तूपों के जो विषय थे उन विषयों से मिलते जुलते विषय रहे किसके, गांधार शैली के। और वहीं इस शैली में यानी कि इन गांधार शैली में भी उन शैलियों से संबंधित जो विषय हैं उन्हें अंकित किया गया है। इसके अलावा बोधिसत्वों की जो अलग अलग अनेक प्रकार की प्रतिमाएं मिलती हैं कौन सी शैली में, गांधार शैली में। गांधार शैली में बोधिसत्वों की अलग अलग अनेक प्रकार की प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती हैं। और गांधार शिल्प में बालक सिद्धार्थ के पाठशाला जाकर पढ़ने के कुछ दृश्य भी अंकित किए गए हैं। यानी कि जो भगवान बुद्ध है उनका जो बचपन में नाम था सिद्धार्थ, क्या नाम था, सिद्धार्थ। तो उन सिद्धार्थ को पाठशाला में जाकर पढ़ने के कुछ दृश्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये होते हैं हमें गांधार शैली से। कहाँ से, गांधार शैली से। इसके अलावा जो ये शैली थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ इनके मूर्ति शिल्पों की अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेक्चर बन जाएगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। तो इसके बारे में हम बाकी की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जो गांधार शैली में मैंने आपको समझाया वो आपको शायद स्पष्ट शब्दों में और वाणी में समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप वापस से पूछ सकते हो। इस गांधार शैली के जो चैप्टर है इसको वापस से मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो हेडेक, नो टेंशन, डोंट वेरी, यू हैप्पी, बट फायदा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।